हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 की सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हैं। इसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, तो आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। साथ ही हम हरियाणा जुडिशरी की मॉक टेस्ट भी रन कर रहे हैं, जो कि एक मिनिमल कॉस्ट ऑफ 299 पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये मॉक टेस्ट सीरीज़। तो अगर आपने वो भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग मॉक टेस्ट सीरीज़। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो आज का जो हमारा पहला सेक्शन है, ये है सेक्शन नंबर 15, जो हमें बता रहा है अपीलेट एंड रिविजनल अथॉरिटी के बारे में, यानी कि कहाँ अपील जाएगी, कहाँ रिवीजन लाई करेगी, ये सारी चीज़ें हमें सेक्शन नंबर 15 में बताई जा रही है। तो इसका पहला क्लॉज बता रहा है द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर बाय नोटिफिकेशन conferred on such officers and authorities as it may think fit the power of the appellate authority for the purpose of this act in such area or in such classes of cases as may be specified in the order। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वो या तो जनरल ऑर्डर से या तो स्पेशल ऑर्डर से नोटिफिकेशन दे के कन्फर कर सकता है ऑफिसर्स को या अथॉरिटी को ऐसे पावर्स, ठीक है, जो अपीलेंट अथॉरिटी के पास होती है इस एक्ट के पर्पस से उस एरिया में, ठीक है, उस क्लास ऑफ केसेस के लिए जो भी स्पेसिफाइड की गई है ऑर्डर में। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को फुली पावर दिया गया है इसमें, वो नोटिफिकेशन दे के जनरल या स्पेशल ऑर्डर से वैसे ऑफिसर्स या अथॉरिटी को पावर दे सकती है अपीलेंट अथॉरिटी की एज अ अपीलेट अथॉरिटी वर्क करने के लिए पावर दे सकती है वैसे एरिया में या क्लासेस ऑफ केसेस के लिए जो भी स्पेसिफाइड किया गया है ऑर्डर में, ठीक है। अब सेकेंड क्लॉज हमें क्या बता रहा है? सेकेंड क्लॉज हमें बता रहा है एनी पर्सन aggrieved by an order passed by the controller may within 30 days from the date of such order or such longer period as the appellate authority may allow for reason to be recorded in writing prefer an appeal in writing to the appellate authority having jurisdiction in computing the period of 30 days the time taken to obtain a certificate copy of the order appeal against shall be excluded। यानी कि कोई पर्सन जो है ना वो अग्रीव्ड है, किससे अग्रीव्ड है? ऑर्डर से, जो कि कंट्रोलर में पास किया है। कंट्रोलर ने कोई ऑर्डर पास किया है जिससे जो है कोई पर्सन अग्रीव्ड है उस ऑर्डर से, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है उस ऑर्डर के और अपील फाइल कर सकता है रिटन फॉर्म में अपीलेट अथॉरिटी के सामने, जिसके पास भी जूरिसडिक्शन है, ठीक है। और वो 30 डेज का जो पीरियड है ना, उससे भी एक्सटेंशन दे सकता है अगर कोई सफिशिएंट रीज़न है तो। अब जब ये कंप्यूट करेंगे 30 डेज़ का टाइम लिमिट है हमारे पास, 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है अपील जानी चाहिए, ठीक है। तो 30 डेज़ के टाइम लिमिट को जब हम कंप्यूट करेंगे तो उसमें एक्सक्लूड क्या होगा? वो टाइम जिस टाइम हमें सर्टिफिकेट लेने में लगा कॉपी ऑफ ऑर्डर अपील, जिस ऑर्डर से अपील गई है उसका सर्टिफिकेट लेने में जो वक्त लगा उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो हमें यहाँ बताया जा रहा है कंट्रोलर ने अगर कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, कंट्रोलर ने कोई ऑर्डर पास किया, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। कौन सेटिस्फाइड नहीं है? पर्सन अग्रीव्ड सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी उस ऑर्डर से अग्रीव्ड है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करेगा? 30 डेज़ के अंदर अंदर वो जो है अपील लेके जा सकता है अपीलेट अथॉरिटी के सामने, ठीक है। और ये जो 30 डेज़ है ना, ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है, एक्सटेंड फर्दर पीरियड तक किया जा सकता है अगर सफिशिएंट रीज़न है तो, ठीक है। और जब ये कंप्यूट करेंगे 30 डेज तो सर्टिफिकेट लेने में जितना टाइम लगा उसको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लॉज 2। अब आते हैं क्लॉज 3 पे, जो बता रहा है ऑन सच अपील बीइंग प्रेफर्ड द अपीलेट अथॉरिटी में ऑर्डर स्टे ऑफ द फर्दर प्रोसीडिंग इन द मैटर पेंडिंग डिसीजन ऑन द अपील। अब जब कोई अपील प्रेफर कर दी गई है, अपील चली गई है अग्रीव्ड पर्सन के द्वारा, तो अपीलेट अथॉरिटी जो है ना वो स्टे लगा देगी, कोई सी भी फर्दर प्रोसीडिंग्स में स्टे लगा देगी वैसे मैटर में जो जिसका डिसीजन पेंडिंग है, ठीक है, ऑन द अपील। यानी कि क्या है, अपीलेट अथॉरिटी जो है ऑर्डर देके स्टे लगा सकती है फर्दर प्रोसीडिंग्स पे वैसे मैटर में जो जिसका डिसीजन पेंडिंग है अपील में, ठीक है। अब जो है
4 क्लॉज जो है हमें बता रहा है, द अपीलेट अथॉरिटी शैल डिसाइड द अपील आफ्टर सेंडिंग फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस फ्रॉम द कंट्रोलर एंड आफ्टर गिविंग द पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इफ नेसेसरी आफ्टर मेकिंग सच फर्दर इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट ईदर पर्सनली और थ्रू द कंट्रोलर। यानी कि यहाँ बोल रहा है कि अपील तो डिसाइड करेगा अपीलेट अथॉरिटी, लेकिन वो कैसे करेगा, तो अपील डिसाइड करने से पहले वो जो है रिकॉर्ड मंगाएगा कंट्रोलर से, उसको चेक करेगा और उसके बाद पार्टी को जो है अपॉर्चुनिटी देगा हर्ड का, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसको बोलने का मौका देगा, अपना केस रखने का मौका देगा। और अगर उसको ज़रूरी लगता है तो फर्दर इंक्वायरी भी कंडक्ट कराएगा, या तो खुद से भी कर सकता है पर्सनली, या वो कंट्रोलर के थ्रू भी इंक्वायरी करा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे भी होगा अकॉर्डिंगली वो डिस्पोज ऑफ कर देगा अपील को। फिर जो है क्लॉज 5 हमें बता रहा है, द डिसीजन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट टू सच डिसीजन द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी लायबल टू बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 6 ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि बताया जा रहा है जो डिसीजन होगा ना अपीलेट अथॉरिटी का, अपीलेट अथॉरिटी ने डिसीजन दिया आफ्टर सीइंग ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कंट्रोलर, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी दिया उनको बोलने का, हर्ड करने का, एंड देन अगर ज़रूरत पड़ी तो इंक्वायरी लेने के बाद उन्होंने डिसीजन दे दिया, ठीक है। तो जो डिसीजन देंगे वो फाइनल हो जाएगा डिसीजन, और जो है उस डिसीजन को क्वेश्चन में नहीं लाया जा सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन क्या है, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 6 में जो दिया है वो एक एक्सेप्शन है। अब देखते हैं सबसेक्शन 6 में क्या दिया है। तो द हाई कोर्ट एज अ रिविजनल अथॉरिटी मेड एनी टाइम ऑन इट्स ओन मोशन और एन application of an aggrieved party made within a period of 90 days call for and examine the record relating to any order passed or proceedings taken under this act for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such order or proceedings and may pass such order in relation thereto as it may deem fit. In computing the period of 90 days, the time taken to obtain the certified copy of the order shall be excluded. अब जो एक्सेप्शन था क्लॉज नंबर 5 में, उसमें क्या बता रहा है, 6 जो एक्सेप्शन था 6, उसमें बताया जा रहा है जो हाई कोर्ट है वो एज अ रिविजनल अथॉरिटी जब काम करेगी तो वो अपने मोशन में जो है, अपने मोशन में और किसी अप्लीकेशन पे अग्रीव पार्टी के, ठीक है, हाई कोर्ट क्या करेगी, एज अ रिविजनल अथॉरिटी एक्ट करेगी अपने मोशन पे या तो किसी अग्रीव पार्टी के अप्लीकेशन पे, जो कि अप्लीकेशन कितने दिन के अंदर अंदर देना होगा, 90 डेज के अंदर अंदर रिवीजन के लिए हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में रिवीजन होगी, ठीक है, रिवीजन कहाँ होगी, हाई कोर्ट में, एंड देन कितने टाइम पीरियड के अंदर, 90 डेज के अंदर। 2 क्वेश्चन इससे बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर वो कॉल कर सकती है एग्जामिन करने के लिए रिकॉर्ड जो भी ऑर्डर से रिलेटिंग है, ठीक है, जो कि पास किया गया प्रोसीडिंग्स के अंदर, इस एक्ट के अंदर, किस लिए, ताकि वो सेटिस्फाई कर ले अपने आप को लीगैलिटी के लिए इस ऑर्डर का या प्रोसीडिंग्स का, और वो ऐसा ऑर्डर पास कर दे उसके रिलेशन में जो भी उसको सही लगता है। और जो 90 पीरियड जो कंप्यूट करेंगे ना, वो उसमें एक्सक्लूड करेंगे वैसा टाइम जो सर्टिफाइड कॉपी में, ऑर्डर का सर्टिफाइड कॉपी लेने में टाइम लगा। यानी कि इसमें सिंपली यही कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट एक रिविजनल अथॉरिटी है, वो कॉल कर सकती है रिकॉर्ड को और ऑर्डर पास कर सकती है अपने अकॉर्डिंग, ऑर्डर का रिकॉर्ड कॉल करेगी, जो भी अपीलेट अथॉरिटी ने पास किया है वो चेक करेगी लीगैलिटी उसका, एंड देन जो है उसके रिलेशन में ऑर्डर पास कर देगी। बट वो 90 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन जाना चाहिए अगर वो एप्लीकेशन अग्रीव पार्टी ने दिया है। बट सुओ मोटो में कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, और इस टाइम लिमिट में सर्टिफाइड कॉपी लेने में जितना टाइम लगा है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब ये देखते हैं कि ये एक्सेप्शन कैसे है 5 का। हमने 5 में पढ़ा था क्लॉज नंबर 5 में कि जो भी अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन होगा वो फाइनल हो जाएगा। बट सबसेक्शन नंबर 6 में ये बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट जो है वो कॉल कर सकती है ऑर्डर, ठीक है, उसका रिकॉर्ड कॉल कर सकती है और फिर वो लीगैलिटी चेक कर सकती है। यानी कि यहाँ पे फाइनल नहीं हो रहा है, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा और कहीं पे भी इसकी लीगैलिटी क्वेश्चन में नहीं ला जा सकती है, ठीक है। अब जो है सेक्शन नंबर 16 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 16 हमें बता रहा है पावर टू समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ द विटनेस। यहाँ पे पावर के बारे में बताया जा रहा है, किस चीज़ के लिए पावर, समन के लिए, और इन्फोर्स करने के लिए अटेंडेंस किसका, विटनेस का, विटनेस को सम्मन देना और उसको अटेंडेंस उसका कैसे बुलाना, ठीक है। तो देखते हैं, एन अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग पावर अंडर दिस एक्ट शैल हैव द
same power of summoning and enforcing the attendance of the witness and compelling the production of evidence as are vested in court under the Code of Civil Procedure 1908। यानी कि वैसी अथॉरिटी जो एक्सरसाइज कर रही है पावर इस एक्ट के अंदर, ठीक है, उसके पास सेम पावर होगी सम्मन करने के लिए या इन्फोर्स करने के लिए अटेंडेंस किसका, विटनेस का, और कंपेल करने के लिए प्रोड्यूस करो तुम एविडेंस, ठीक है, जो भी कोर्ट में वेस्ट किया अंडर सीपीसी। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में हम समझे तो इसमें यही बताया गया है जो सीपीसी के प्रोविजंस है ना सम्मन के और अटेंडेंस इन्फोर्स करने की विटनेसेस के, तो वो सेम अप्लाई हो जाएगा इस एक्ट में भी, ठीक है, वो सेम होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 16, ठीक है। तो अथॉरिटी जो एक्सरसाइज करेगी पावर इस एक्ट के अंदर उसके पास सेम पावर होंगे सम्मन करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए अटेंडेंस विटनेस का, और कंपेल करने के लिए उसको कि तुम प्रोड्यूस करो विटनेस, जो भी सेम वेस्ट किया गया है सीपीसी में, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो है सेक्शन नंबर 17। ये हमें कॉस्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा है, कॉस्ट के बारे में। तो देखते हैं, क्लॉज नंबर 1 बोल रहा है द कंपेंसेशन एंड द कॉस्ट ऑफ एन इंसिडेंट टू ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द कंट्रोलर, द अपीलेट अथॉरिटी और द रिविजनल अथॉरिटी शैल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कंट्रोलर, द अपीलेट अथॉरिटी और द रिविजनल अथॉरिटी एज द केस में बी, सच अथॉरिटी शैल डिटरमाइन बाय whom or out of which property and to what extent such costs are to be paid, and give all necessary directions for the purpose. The fact that the controller, the appellate authority or the revisional authority has no jurisdiction to try the proceedings shall be no bar to the exercise of such power. अब इस सबसेक्शन में बताया जा रहा है कि जो कंपनसेशन होंगे, जो कॉस्ट होगी उस इंसिडेंट की जो प्रोसीडिंग्स में लगे, यानी कि जितने भी कॉस्ट लगे और जो भी कंपनसेशन अलाउ किया गया है किसी प्रोसीडिंग्स में, जो कि किसके सामने हो रहा है, कंट्रोलर के सामने हो रहा है, अपीलेट अथॉरिटी के सामने हो रहा है या रिविजनल अथॉरिटी के सामने हो रहा है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड भी वही करेगा, वैसा कंट्रोलर, वैसा अपीलेट अथॉरिटी और ये वैसा रिविजनल अथॉरिटी ही डिसाइड करेगा, ठीक है, कि किसके द्वारा वैसे पेमेंट जो है कॉस्ट की वो करनी है और किस प्रॉपर्टी से करनी है, कितने एक्सटेंट तक करनी है, ठीक है, और वो सारे नेसेसरी डायरेक्शन भी देंगे इस पर्पस के रिलेटेड कि उनको कैसे करना है, कैसे कॉस्ट पे करना है। और वो जो फैक्ट है कि कंट्रोलर और अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी जो है उसके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था उस प्रोसीडिंग को ट्राई करने का, ये कोई बार नहीं है कि उसका पावर एक्सरसाइज करने से उसको रोक दिया जाए, ठीक है। यानी कि कंपनसेशन और कॉस्ट जो भी किसी भी सूट में लगता है, ये जो सूट है किसके सामने है, कंट्रोलर के सामने या अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी के सामने है, ठीक है। तो ये डिसाइड भी वैसी अथॉरिटी ही करेगी जिसके सामने ऐसे सूट या प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, ठीक है। एंड देन जो है वो डिसाइड जब करेगी ना तो वो सारे नेसेसरी डायरेक्शंस भी देगी कि कौन करेगा, किसके प्रॉपर्टी से दिया जाएगा, कितने एक्सटेंट तक दिया जाएगा, ये सारे डिसीजंस भी वो लेगी। और सिर्फ ये रीज़न देके कि उस कोर्ट के पास जो डिसाइड किया जिस कोर्ट ने उसके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था, ये बार नहीं कर देगा इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी प्रोसीडिंग्स के दौरान, कोई भी किसी भी कोर्ट को, किसी भी कंट्रोलर को, अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी को, ठीक है। ये क्लॉज नंबर 1 है सेक्शन नंबर 17 का, ठीक है। अब क्लॉज नंबर 2 देखते हैं, वेयर द कंट्रोलर, द अपीलेट अथॉरिटी और द रिविजनल अथॉरिटी डायरेक्ट्स दैट एनी कॉस्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट, द कंट्रोलर, द अपीलेट अथॉरिटी और द रिविजनल अथॉरिटी शैल स्टेट इट्स रीजंस इन राइटिंग। यानी कि जहाँ कंट्रोलर, अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी डायरेक्ट करता है कोई कॉस्ट, ठीक है, शैल नॉट फॉलो द इवेंट, यानी कि जो कॉस्ट लगाया जाएगा वो वैसे इवेंट फॉलो नहीं करेगा जो कि मेंशन किया गया है ऊपर में सबसेक्शन 1 में जो मेंशन किया गया है, जैसे डायरेक्शन दिए गए हैं वैसे फॉलो नहीं करेगा। तो अगर कंट्रोलर और अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी जिसने भी ऑर्डर दिया है उसको रीजंस भी मेंटेन करना होगा, राइटिंग में देना होगा कि क्यों नहीं वो ऐसे इवेंट फॉलो करेगा जो सबसेक्शन 1 में मेंशन है, ठीक है। ये हो गया सबसेक्शन 2 सेक्शन नंबर 17 का। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि है सेक्शन नंबर 18। ये हमें बता रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। तो एवरी ऑर्डर मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ सिविल कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन इन द एरिया एज इफ इट वेयर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ दैट कोर्ट। यानी कि जो भी ऑर्डर होगा ना जो कि मेड किया गया है एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर जितने भी ऑर्डर मेड किए गए हैं इस एक्ट के
प्रोविजंस के अंदर वो क्या है, वो एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाएगा, सिविल कोर्ट के द्वारा किया जाएगा जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उस एरिया का। ऐसे जैसे कि वो एक डिक्री या ऑर्डर है उस कोर्ट का। यानी कि सिंपल शब्दों में देखें तो जितने भी ऑर्डर होंगे इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर उसको माना जाएगा कि वो एक सिविल कोर्ट का ऑर्डर है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, और वो क्या माना जाएगा कि वो वैसे डिक्री है या ऑर्डर है उसी कोर्ट की। ठीक है, उसी कोर्ट या मतलब जो एग्जीक्यूट कराया जाएगा उसको माना जाएगा वो सिविल कोर्ट है और उसी कोर्ट ने ऑर्डर या डिक्री भी दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 18। इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी ऐड है। 1 year's rent of building or rented land preceding the date of the order which is sought to be executed shall be jurisdictional value for the purpose of determining the forum of appeal। यानी कि जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो कोर्ट है, कौन सा जो फोरम है वहाँ अपील लाई करेगी, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, जुरिस्डिक्शनल वैल्यू से डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 साल का रेंट जो होगा हमारे बिल्डिंग का या रेंटेड प्लेस का उस ऑर्डर के डेट से पहले, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट होना है वो ही हमारा जुरिस्डिक्शनल वैल्यू होगा उस फोरम को डिसाइड करने के लिए, अपील के फोरम को। ठीक है, तो 1 साल का रेंट बिल्डिंग का या रेंटेड प्लेस का। नाउ सेक्शन नंबर 19 जो कि हमें बता रहा है इंस्टीट्यूशनल एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन के बारे में, इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में। तो जो सबसेक्शन 1 है वो बता रहा है वेयर देयर आर मोर देन वन कंट्रोलर एट सेम प्लेस द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द कंट्रोलर हु इज ऑथराइज्ड बाय द अपीलेट अथॉरिटी ऑफ द एरिया कंसर्न टू एंटरटेन सच एप्लीकेशन। यानी कि जहाँ एक से ज़्यादा कंट्रोलर हैं एक प्लेस पे, ठीक है, जहाँ एक से ज़्यादा कंट्रोलर हैं एक प्लेस पे और एप्लीकेशन जो है ना वो मेड की गई है कंट्रोलर को जो ऑथराइज्ड है अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, उस एरिया का कंसर्न करने का एप्लीकेशन, यानी कि जहाँ एक से ज़्यादा कंट्रोलर है तो वहाँ एप्लीकेशन उसको मेड की जाएगी, उस कंट्रोलर को मेड की जाएगी जो कंट्रोलर को ऑथराइज किया गया अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा उस एरिया कंसर्न में। ठीक है, कि वो एंटरटेन करेगा ऐसे एप्लीकेशन को, अगर उस एरिया में कोई भी एप्लीकेशन आता है तो वही कंट्रोलर जो है एंटरटेन करेगा, तो वैसा ही कंट्रोलर एंटरटेन करेगा। ठीक है, सब क्लॉज 2 बोल रहा है सच कंट्रोलर शैल ईदर कीप द एप्लीकेशन ऑफ हिज फाइल और मेक ओवर द सेम टू सम अदर कंट्रोलर एट द सेम प्लेस फॉर डिस्पोजल। यानी कि वैसे कंट्रोलर क्या करेंगे, वो या तो अपने पास रख लेंगे वैसा एप्लीकेशन अपने फाइल में, या मेक ओवर कर देंगे उसको किसी अदर कंट्रोलर को सेम प्लेस का। ठीक है, डिस्पोजल के लिए, यानी कि वैसा कंट्रोलर अपने पास भी रख सकता है और खुद भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है, या केस को मेक ओवर भी कर सकता है दूसरे कंट्रोलर को उसी प्लेस में डिस्पोजल करने के लिए। ठीक है, अगर उसके पास ज़्यादा बर्डन है, ज़्यादा लोड है, तो वो किसी और कंट्रोलर को भी दे सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है सेक्शन नंबर 20। अब सेक्शन नंबर 20 बता रहा है पावर टू ट्रांसफ़र प्रोसीडिंग्स के बारे में, ट्रांसफ़र करने की पावर। तो जो फर्स्ट क्लॉज है ये बता रहा है हाई कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट और अदरवाइज बाय ऑर्डर ट्रांसफर एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर एनी अपीलेट अथॉरिटी टू अनदर अपीलेट अथॉरिटी एंड द अपीलेट अथॉरिटी टू whom the proceedings are so transferred may subject to any special direction in the order of transfer dispose of the proceedings। यानी कि जो हाई कोर्ट है वो क्या करेगा, एप्लीकेशन पे ऑन एप्लीकेशन जो कि उसको मिलता है या अदरवाइज ऑर्डर से क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा किसी भी प्रोसीडिंग को जो कि उसके सामने पेंडिंग है, किसी भी अपीलेट अथॉरिटी के सामने या किसी अदर अपीलेट अथॉरिटी के सामने। और अपीलेट अथॉरिटी जिसको क्या है, जिसको जो है प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र की जाएगी वो क्या करेगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा वैसे प्रोसीडिंग्स। ठीक है, किसी सब्जेक्ट टू कोई स्पेशल डायरेक्शन इन द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र। यानी कि हाई कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट को अगर एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है या अदरवाइज भी, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है कोई भी प्रोसीडिंग्स जो कि किसी अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, किसी अपीलेट अथॉरिटी के सामने पेंडिंग है, वो उससे लेकर दूसरे अपीलेट अथॉरिटी को दे सकता है। और जिस अपीलेट अथॉरिटी को जो है ना ट्रांसफ़र की गई है वैसे प्रोसीडिंग्स, तो वो क्या करेगा, वो डिस्पोज ऑफ करेगा उस प्रोसीडिंग्स को, लेकिन वो सब्जेक्टेड होगा कोई स्पेशल डायरेक्शन अगर उसको दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा, तो फिर वो उस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, ये है पावर टू ट्रांसफ़र प्रोसीडिंग, किसके पास अथॉरिटी, हाई कोर्ट की, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट सब क्लॉज है, एन अपीलेट अथॉरिटी में ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट और अदरवाइज बाय ऑर्डर ट्रांसफर्ड any proceeding pending before any controller or another controller within its jurisdiction, and the controller to whom the proceedings are so transferred may subject to any special direction the order of transfer dispose of the proceedings। जो सेक्शन नंबर 20 की सब क्लॉज 1 में थी, उसमें हाई कोर्ट को पावर दिया गया था कि वो एक अपीलेट अथॉरिटी से लेकर दूसरे अपीलेट अथॉरिटी को दे सकती है, कोई भी प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर कर सकती है, और वो फिर जिसको ट्रांसफर किया गया वो अकॉर्डिंगली उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। अब क्लॉज 2 में बता रहा है जो अपीलेट अथॉरिटी को पावर दिया गया है, अपीलेट अथॉरिटी क्या होगा, वो एप्लीकेशन पे या अदरवाइज खुद से भी अपने सुओ मोटो से भी वो ट्रांसफर कर देगा कोई भी प्रोसीडिंग जो कि किसी कंट्रोलर के सामने पेंडिंग है, दूसरे कंट्रोलर को ट्रांसफर कर देगा उसके जुरिस्डिक्शन में, और जो कंट्रोलर को वैसे प्रोसीडिंग ट्रांसफर की गई है वो क्या करेगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा वैसे प्रोसीडिंग सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन जो कि अपीलेट अथॉरिटी ने दी है ट्रांसफर के टाइम में। अगर दी है कोई स्पेशल ऑर्डर तो उस अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, डिस्पोज ऑफ करेगा एप्लीकेशन को। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 20। अब आते हैं सेक्शन नंबर 20A में, ठीक है, और इसको ऐड किया गया है 1974 में, ठीक है। अब देखते हैं ये हमें क्या बता रहा है। ये हमें बता रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड फाइलिंग ऑफ अपील एंड रिवीजन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स को, फाइल कर सकते हैं अपील और रिवीजन किसके ऑर्डर के अगेंस्ट, सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्लॉज क्या बोल रहा है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अदर प्रोविजन में कुछ भी दिया हो, ऑल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर सब डिविजनल ऑफिसर appointed to perform the function of the controller shall stand transferred to the subordinate judges from the date of their appointment under clause number B of section 2 to perform the function of the controller। यानी कि जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं जो पेंडिंग है सब डिविजनल ऑफिसर के सामने, एसडीओ के सामने जो है प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, ठीक है, और जिसको अपॉइंट किया गया है फंक्शन परफॉर्म करने का कंट्रोलर का, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा वैसे सबऑर्डिनेट जजेस को उस डेट से जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट होगा सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज बी के अंदर, ताकि वो वैसे फंक्शंस जो है कंट्रोलर का कर सके, ठीक है। तो जितने भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है एसडीओ के पास, सब डिविजनल ऑफिसर जो सिविल कोर्ट में होते हैं, अगर उनको अपॉइंट किया जाएगा कि वो कंट्रोलर के फंक्शन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा सबऑर्डिनेट जजेस को उस डेट से जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ है उसका कंट्रोलर के फंक्शन को परफॉर्म करने, और वो इसलिए ताकि जो है एसडीओ वो कंट्रोलर का फंक्शन परफॉर्म कर सके, और जो सबऑर्डिनेट जजेस होंगे ना वो परफॉर्म करेंगे एसडीओ का सामने जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, ठीक है, वो देख लेंगे, डील कर लेंगे सबऑर्डिनेट जजेस। अब सब क्लॉज बी बोल रहा है कि जितने भी अपील हैं किसी ऑर्डर से जो कि एसडीओ ने पास किया है, ठीक है, सिविल कोर्ट के एसडीओ ने पास किया है, और जिसको अपॉइंट किया गया है परफॉर्म करने का फंक्शन कंट्रोलर का, वो किसके सामने लाई होगा, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने लाई होगा, और उसको पावर भी दिया जाएगा अपीलेट अथॉरिटी का या रिवीजन का उस ऑर्डर से, ठीक है, जो अपीलेट अथॉरिटी शैल लाई टू द हाई कोर्ट। तो सिंपल शब्दों में कहें, एसडीओ ने कोई ऑर्डर दिया और उसके ऑर्डर से ना अपील पेंडिंग है, ठीक है, और फिर उस एसडीओ को अपॉइंट कर लिया गया है कि वो कंट्रोलर के फंक्शन एक्सरसाइज करे, तो वैसी अपील जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाई करेगी, और उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सारे पावर मिल जाएंगे जो एक अपीलेट अथॉरिटी को होती है, और जितने भी रिवीजन्स है ना उस ऑर्डर से, उस अपीलेट अथॉरिटी से वो हाई कोर्ट में ही लाई करेंगे, ठीक है। तो जो सब क्लॉज ए था वो हमें बता रहा था कि अगर एसडीओ को अपॉइंट कर रहा है कंट्रोलर और उसके सामने कोई पेंडिंग है तो फिर वो सबऑर्डिनेट जजेस देख लेगी। फिर वैसे ही सब क्लॉज 2 में बता रहा है कि कोई अपील पेंडिंग है और उसको कंट्रोलर के पोजीशन पे लाया जा रहा है एज अ फंक्शन उसका ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना, डिस्ट्रिक्ट जज वो अपीलेट अथॉरिटी का काम करेगी और रिवीजन उससे लाई करेगा हाई कोर्ट के सामने, ठीक है। फिर सब क्लॉज सी बता रहा है, इफ एनी अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर हैज बीन फाइल्ड विद डिप्यूटी कमिश्नर conferred with the power of the appellate authority, or if any revision from the order of deputy commissioner conferred with the power of the appellate authority has been filed with the financial commissioner, the same
शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट जज एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। यानी कि सिंपल शब्दों में समझे तो बताया जा रहा है कि कोई ऑर्डर जो है, कोई अपील जो है पास हो रही है, अगर कोई अपील है किसी एसडीओ के ऑर्डर से, ठीक है, और उस एसडीओ को कंट्रोलर का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट कर लिया गया है, ठीक है, तो जो वैसी अपील है ना वो फाइल की जाएगी, याद रखिएगा, फाइल की जाएगी डिप्यूटी कमिश्नर के पास, जिसको पावर दी जाएगी अपीलेट अथॉरिटी को। और अगर उस डिप्यूटी कमिश्नर के ऑर्डर से कोई अग्रीव्ड है, वो रिवीजन फाइल करता है, तो उसको जो है वो फाइल कहाँ पे करेगा, वो फाइनेंशियल कमिश्नर के पास करेगा। यहाँ फाइलिंग की पावर दी है। और देन क्या होगा, ये डिप्यूटी कमिश्नर का जो उसने फाइल किया है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और ये फाइनेंशियल कमिश्नर ने जो फाइल किया है रिवीजन अथॉरिटी का, वो फाइनल पास हो जाएगा हाई कोर्ट के पास, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो यही था सिंपल। अब सब क्लॉज 2 बताया जा रहा है, द प्रोसीडिंग ट्रांसफर अंडर सबसेक्शन 1 शैल डिस्पोज ऑफ बाय द डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट एज इफ द सेम वेयर ओरिजिनली प्रेजेंटेड बिफोर देम। यानी कि जो भी प्रोसीडिंग्स जो है ट्रांसफ़र की गई है सबसेक्शन 1 के अंदर, क्लॉज नंबर ABC के अंदर, ठीक है, वो डिस्पोज ऑफ कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज करेगा और हाई कोर्ट। अपीलेट अथॉरिटी के टाइम में डिस्ट्रिक्ट जज, रिविजनल अथॉरिटी के टाइम में हाई कोर्ट, और ठीक है, और वो वैसे ही किया जाएगा जैसे कि उसको ओरिजिनली प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 20A, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 21 पे, जो कि बता रहा है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू फर्निश पर्टिकुलर, ठीक है। अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट को क्या पर्टिकुलर फर्निश करना होगा। एवरी लैंडलॉर्ड एंड एवरी टेनेंट ऑफ अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड शैल बी बाउंड टू फर्निश टू द कंट्रोलर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन दैट बिहाफ सच पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिल्डिंग और रेंटेड लैंड एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जितने भी लैंडलॉर्ड हैं और जितने भी टेनेंट हैं किसी बिल्डिंग के या रेंटेड लैंड के, वो बाउंड होते हैं कि फर्निश करना है कंट्रोलर को या किसी भी पर्सन को जो ऑथराइज किया गया है उसके द्वारा, वैसे पर्टिकुलर्स, वैसे बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में या रेंटेड लैंड के रिस्पेक्ट में जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है। यानी कि जितने भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट है किसी बिल्डिंग या रेंटेड प्लेस के, वो बाउंड होते हैं कि उनको फर्निश करना होता है कंट्रोलर को, ठीक है, या किसी भी पर्सन को जो ऑथराइज है इस बिहाफ में, वैसे पर्टिकुलर्स उस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में या रेंटेड रेंट के रिस्पेक्ट में जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। हमारा सेक्शन नंबर 21। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है सेक्शन नंबर 22। ये हमें पेनल्टीज के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 21, he shall be punishable with fine which may extend to 1000 rupees। ओके, अगर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रावीन किया कोई भी प्रोविज़न जो कि सेक्शन नंबर 8 के सबसेक्शन 2 में दिए हैं, सेक्शन नंबर 10 के सबसेक्शन 1 में दिए हैं, सेक्शन नंबर 11 में और सेक्शन नंबर 21 में दिया है, तो उनको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 1000 रुपीज़ के लिए। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताइए ये सेक्शन नंबर 8 के क्लॉज 2 में, सेक्शन नंबर 10 के क्लॉज 1 में और सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 21 में क्या दिया गया है और किसके कॉन्ट्रावेंशन से आपको 1000 की पेनल्टी हो सकती है। आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, आप मेंशन करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं आपको वहीं के वहीं आपको याद हो जाएगा और फिर से वो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको कमेंट करने को बोल रही हूँ। अब सबसेक्शन 2 बता रहा है, इफ़ एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्लॉज A ऑफ सेक्शन नंबर 6 he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रावीन किया है कोई भी प्रोविजन जो सेक्शन नंबर 6 के क्लॉज नंबर A में दिया है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 2 साल तक, और फाइन भी मिल सकता है और बोथ भी मिल सकता है। आपके लिए फिर से कि सेक्शन नंबर 6 के A में क्या दिया है, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा इसमें। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं आपको यहीं पे याद हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली जब भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1000 का फाइन किस प्रोविज़न से रिलेटेड है और उस प्रोविज़न में क्या मेंशन है, तो आपको तुरंत क्लिक करेगा क्योंकि आपने वो लिखा है कमेंट सेक्शन में। आप जब कभी लिखते हो ना तो आपको ज़्यादा याद होता है, इसलिए ये भी लिखिए कि सेक्शन नंबर 6 के क्लॉज A में क्या है, ठीक है। अब सब सेक्शन 3 में आता है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट अपॉन, यानी कि कोई कोर्ट जो है ना कॉग्निजेंस नहीं लेगी किसी भी ऑफेंस का इस सेक्शन के अंदर, एक्सेप्ट कब, अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग
ऑफ फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस फिल्ड with the sanction of the controller or a report in writing of such fact made by the controller। यानी कि कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगी किसी भी ऑफेंस का इस सेक्शन के अंदर, लेकिन कब ले सकती है? नॉर्मल केस में जो है, जनरल केस है कि कोई कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते किसी भी ऑफेंस का इस सेक्शन के अंदर, लेकिन जो कोर्ट जो है ना वो राइटिंग में कंप्लेंट दे रही है, कोई कोर्ट राइटिंग में कंप्लेंट ले रही है, यानी कि जो कंप्लेंट है ना वो राइटिंग में फाइल की गई है और उस फाइल्ड विद द सैंक्शन ऑफ द कंट्रोलर, यानी कि वो जो कंप्लेंट है उसमें ना सैंक्शन भी है कंट्रोलर का, ठीक है, और उसमें सारे फैक्ट मेंशन किए गए जो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, तो फिर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। सैंक्शन कंट्रोलर का होना ज़रूरी है। दूसरा केस क्या है? रिपोर्ट जो है राइटिंग में वैसे फैक्ट का जो कि कंट्रोलर ने मेड किया गया है, ठीक है, तो उस रिपोर्ट के केस में भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है अगर रिपोर्ट राइटिंग में मेड की गई है वैसे फैक्ट का जो कंट्रोलर ने बनाया है। यानी कि नॉर्मल केस में कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है कोर्ट किसी भी ऑफेंस का इस सेक्शन के अंदर, लेकिन दो एक्सेप्शन है। अगर राइटिंग में कंप्लेंट रिसीव की गई है, सारे फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ऑफेंस को, सैंक्शन है कंट्रोलर का, तो ले सकती है। दूसरा, राइटिंग में दिया गया कोई रिपोर्ट वैसे फैक्ट का जो भी कंट्रोलर ने मेड किया है, तो इन दोनों केसेस में जो है कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है, जो हमारा सेकेंड लास्ट सेक्शन है, वो है सेक्शन नंबर 23। ये हमें बता रहा है पावर टू मेक रूल्स के बारे में, रूल मेकिंग पावर। तो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू कैरी आउट ऑल और एनी ऑफ द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास सारी अथॉरिटी है कि वो रूल बना सकती है इस एक्ट के पर्पस से, ठीक है। अब आज का लास्ट सेक्शन जो है वो रिपील और सेविंग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि जो ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेगुलेशन एक्ट 1949 है, ठीक है, वो यहाँ रिपील क्या कर रहा है, ठीक है, वहाँ ये जो है वो रिपील हो रहा है यहाँ पे। तो ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट और रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1949 जो है, ईस्ट पंजाब एक्ट नंबर 3 ऑफ 1949, यहाँ रिपील हो रहा है। हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 के आते ही ये जो एक्ट है ना ये रिपील हो गया, स्टैंड रिपील्ड, ठीक है। इसका प्रोवाइजो बोल रहा है कि सच रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग और ऑर्डर पास इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विच शैल बी कंटिन्यू एंड डिस्पोज ऑफ और इन्फोर्स एज इफ द सेड एक्ट हैड बीन नॉट बीन रिपील्ड। यानी कि प्रोवाइजो बोल रहा है जो आज के लिए कोई रेलिवेंसी नहीं रखता है, यानी कि यहाँ पे यही बोला गया है कि ये रिपील जब हुआ ना उससे पहले अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही थी या कोई ऑर्डर पास किया गया है, ठीक है, इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, तो वो कंटिन्यू होगा और डिस्पोज होगा जैसे कि कोई नया एक्ट नहीं आया और ये रिपील नहीं हुआ है। ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1949 आज भी एप्लीकेबल है, वैसे ही डिस्पोज ऑफ किया जाएगा या इन्फोर्स किया जाएगा या कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। अब सब क्लॉज 2 बोल रहा है नॉट विथस्टैंडिंग सच रिपील एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर द एक्ट सो रिपील्ड including any rule notification order made which is not inconsistent with the provision of this act be deemed to have been done under the corresponding provision of this act as if this act were in force at the time such things was done or action was taken and shall continue be in force unless and until superseded by anything done or any action taken under this act। यानी कि बोल रहा है notwithstanding any such repeal, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर किया गया है या कोई एक्शन लिया गया है वैसे एक्ट के अंदर जो रिपील हो गया है, जिसमें इंक्लूड करता है कोई रूल्स नोटिफिकेशन ऑर्डर जो भी मेड किया गया और जो इनकंसिस्टेंट नहीं है इस एक्ट के प्रोविज़न से, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 के प्रोविज़न से, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो डीम टू हैव बीन डन अंडर द करस्पॉन्डिंग प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। यानी कि तो वो माना जाएगा कि वो इसी एक्ट के करस्पॉन्डिंग प्रोविज़न के हिसाब से किया गया है और वो वैसे माना जाएगा कि वो एक्ट जो है एज इफ दिस एक्ट वेर इन फोर्स एट द टाइम ऑफ डूइंग दिस वॉज डन एंड एक्शन वॉज टेकन। यानी कि कोई एक्ट किया गया है पंजाब ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट ऑफ 1949 के हिसाब से, ठीक है, जिसमें इंक्लूड कर सकता है कोई रूल्स नोटिफिकेशन ऑर्डर, ठीक है, और वो इनकंसिस्टेंट नहीं है प्रेजेंट एक्ट के पर्पस से, यानी कि हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 के पर्पस से वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, वो कंसिस्टेंट प्रोविज़न है, ठीक है। तो वो मान लिया जाएगा कि वो
वो जो एक्ट में कोई एक्शन लिया गया था, कोई रूल्स या रेगुलेशन या ऑर्डर मेड किया गया था, वो सेम है इस एक्ट के हिसाब से। और माना जाएगा ये एक्ट जो है ना, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट, वो उस वक्त भी इन्फोर्समेंट था जब वो रूल्स, नोटिफिकेशन और ऑर्डर मेड किए गए थे। अनलेस एंड अनटिल सुपरसीडेड बाय एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट। कब तक ऐसे प्रिजम्पशन को लिया जाएगा? जब तक कोई चीज़ करके या कोई एक्शन लेके इसको सुपरसीड नहीं किया जा सकता है, तब तक जो है ऐसे ही प्रिजम्पशन को हम लेके चलेंगे कि वो जो रूल्स, नोटिफिकेशन और ऑर्डर हैं उस एक्ट के अंदर मेड किए गए हैं, वो माना जाएगा कि इस एक्ट के अंदर मेड किए हैं, प्रेजेंट एक्ट के अंदर मेड किए गए हैं, और ये एक्ट उस वक्त भी इन्फोर्स था। ठीक है, ये एक प्रिजम्पशन है। इसके साथ ही हमारे जितने भी सेक्शंस हैं इस एक्ट के वो कंप्लीट हो गए हैं, और एज प्रॉमिस मैंने ये एक्ट कंप्लीट कर दिया आज के लेक्चर में। अब एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या बता रहा है। तो शेड्यूल जो है ना, इसमें बताया जा रहा है, अब ये 2H जो है ना, 2H में हमारे टेनेंट का डेफिनेशन दिया हुआ था। ठीक है, अब टेनेंट के डेफिनेशन में हमने देखा था कि टेनेंट वो पर्सन होगा जिसने लिया है रेंटेड प्लेस या बिल्डिंग, या तो उसका कोई लीगल है। तो इसमें मेंशन किया गया है कि शेड्यूल में, उसमें मेंशन किया गया था कि जो भी शेड्यूल में दिए हैं वो सारे लीगल है होंगे। तो यहाँ सन है, डॉटर है, विडो है, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, सन ऑफ प्रीडिसेस्ड सन, अनमैरिड डॉटर ऑफ प्रीडिसेस्ड सन, विडो ऑफ प्रीडिसेस्ड सन, विडो ऑफ प्रीडिसेस्ड सन ऑफ अ प्रीडिसेस्ड सन, ये सारे जो हैं हमारे लीगल हेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी टेनेंट में आ जाएंगे। अब जो दूसरी चीज़ है वो फॉर्म दी गई है, जो कि सेक्शन नंबर 13A के सब क्लॉज 2 में दिया गया था, सब सेक्शन 2 में मेंशन किया था फॉर्म के बारे में, कि फॉर्म ऑफ समन इन केस ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, जो कि सेक्शन नंबर 13A ऑफ हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 में मेंशन था। वो फॉर्म जो है वो ये है। ठीक है, यही फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ये सेम फॉर्म है। तो इसी के साथ हमारा जो है हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 जो है ख़त्म होता है ऑफिशियली। अब मैं आपसे फिर से मिलूँगी अपने नेक्स्ट एक्ट के साथ। और अगर आपने अब तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। उसमें मैं फर्दर अपडेट करती रहती हूँ कि कौन से एक्ट मैं लेने वाली हूँ। अगर आप लोगों की कुछ सजेशन है कि कौन सा एक्ट मैं पहले लूँ, कौन सा एक्ट बाद में लूँ, वहाँ पे भी मैं वोट कराती हूँ। तो फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं उस पर ही डालती हूँ। तो उसके लिए आप प्लीज़ ज्वाइन कर ले टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दिस इज़ ऑल बाय माई साइड, दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल जस्ट साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।